हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। हाउ इज एवरीवन। बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। सब अच्छा चल रहा है? पढ़ाई हो रही है? डर लग रहा है? रिवीजन रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करो। चीज़ों को मैंने पहले भी समझाया था, चीज़ों को जो आप पढ़ते हो तो अलग से एक कमरे में बैठो और बोल बोल के अपने कानों में उसकी आवाज़ जानी चाहिए और सारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिमाग में हर चीज़ आ जानी चाहिए। अगर मेरे मुंह से निकला एकदम से, मान लो मेरे मुंह से निकला एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एकदम से, जैसे आयरन मैन की मूवीज में होता है ना, सामने स्क्रीन पे, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे सब कुछ आ जाता है, वैसा हो जाना चाहिए कि अच्छा तुम्हारे मन में जाइगोट, फिर जाइगोट का 2 सेल का डिवीजन, फिर ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप, टॉर्पीडो, पेंडेंट, सब कुछ एक साथ आ जाना चाहिए। एक एक चीज दिमाग में फ्लो चार्ट के फॉर्म में आनी चाहिए। अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। माइक्रोपाइलर पे क्या है, चलाजल पे क्या है। रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। तुम्हारी ब्रेन कैपेसिटी किसी से भी कम नहीं है। तुम बस अपने आप को रोक के रखते हो कि यार हमसे तो हो नहीं पाएगा। तुम ही अगर सोच के रखोगे हमसे नहीं हो पाएगा तो तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम में से हर एक बच्चे के पास वही कैपेसिटी है, उतनी ही कैपेसिटी है चीजों को याद करने की जितना कि तुम्हें लगता है कि तुमसे किसी अच्छे बच्चे के पास है। अगर इंप्रूवमेंट करना चाहोगे तो तुम भी उतने ही एक्सेलेंट हो सकते हो। ठीक है। ऐसे बच्चे हैं जो 150 मार्क्स लाते हैं, फिर अगले साल ही वो 600 क्रॉस कर जाते हैं। कैसे करते हैं? बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं, उनके अंदर एक चिंगारी जग जाती है, नहीं ये चीज़ हमें करके रहना है, कैसे नहीं करेंगे हम। जब बाकी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वही शरीर है, वही सारी फैसिलिटीज है हमारे सामने भी, है ना। तो बस ठीक है, चलो। तो लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो वाला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अब हम अपने नए चैप्टर पे मूव करेंगे, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसी चैप्टर को शॉर्ट में हम सिंपली बोल देते हैं जेनेटिक्स। इस पूरे चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 12 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसा मैंने हर बार कहा है, तुम पहले से डर के बैठ जाते हो चैप्टर से। चैप्टर में डरने का कुछ है नहीं, तुम पहले से डर जाते हो बस कि तुमने पहले कभी पढ़ा होगा ये चैप्टर, अब तुम सोच के बैठ गए नहीं 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 ये तो चैप्टर हमें समझ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुमने पहले से एक बैरियर बना लिया है कि हो नहीं पाता। कभी नोटिस किया है, चींटी चल रही होती है, चींटी के चारों तरफ लाइन खींच दो, है ना। अब चींटी के चारों तरफ तुम जब लाइन खींचते हो तो चींटी उससे बाहर ही नहीं जा पाती। बट वो लाइन क्या है, लाइन कोई बैरियर है ही नहीं, आराम से चींटी चाहे तो क्रॉस कर सकती है उसे, करती नहीं, उसको लगता है ओहो पता नहीं क्या हो गया मेरे चारों तरफ। तो चींटी मत बनो। चींटी के दो पहलू हैं, दो हाथ उठ गए ना, दो चार नहीं गिनने, दो पहलू हैं। क्या क्या? पहला पहलू, चींटी के चारों तरफ अगर तुमने लाइन खींच दी तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वैसा नहीं बनना। लेकिन अगर एक चींटी कहीं पे जा रही है, तुम उसे उठा के कहीं भी रख दो, वो फिर से उस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। अगर उसे दीवार चढ़ना है, तुम उठा के जमीन पर रख दो, फिर दीवार चढ़ने लग जाएगी। और बार बार वो कोशिश करती रहेगी जब तक तुमने बैरियर नहीं क्रिएट किया। और बैरियर भी एक फॉल्स बैरियर है वो। तो चींटी से अच्छा गुण सीखो कि अगर एक चीज के पीछे लग गई है तो चलती जाएगी उसी के लिए। तो तुम्हें वैसा वाला चींटी बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नकली बैरियर बना दियो, तुम बोल दियो हमसे तो हो नहीं सकता। तो जेनेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। हर एक चीज जो मैं बोलूंगा बिल्कुल फुल फोकस के साथ सुनना। एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर आपने बोला था मेडिटेशन करो, मैं तो चेयर पे बैठे बैठे सो गया। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हो सकता है। अगर चेयर पे बैठे बैठे सो रहे हो मेडिटेशन करने के टाइम पे, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में इतनी थकावट है, इतनी थकावट है कि तुम एक एक शांत स्टेट में आते ही, तुम्हारा दिमाग एक शांत स्टेट में आया, तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिला और तुम सो गए। इसमें भी अपना पैटर्न चेंज करो, टाइम टेबल के हिसाब से सो और जगो। अपने बॉडी की थकावट को कम से कम रखो, आलस नहीं करना है, बस बॉडी की थकावट को दूर करना है। ठीक है, टाइम से सो के। तो ऑल राइट, विद दिस नोट अब हम अपना नया चैप्टर देखेंगे। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे आप कहते हो जेनेटिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं नया चैप्टर, न्यू डेट,
सारे काम डेट डाल के होंगे, पहले भी कहा था। एक जनरल इंट्रोडक्शन और टर्म्स देखेंगे बहुत सारी। पूरा चैप्टर, मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सारी की सारी टर्म्स को देखेंगे कि हम क्या क्या इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास है आज ये। स्टार्ट करते हैं, रेडी हैं सारे? बिल्कुल फ्रेश, ब्लैंक स्लाइड्स, फ्रेश तरीके से सारा स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, करें शुरू? ऑल सेट? प्रेजेंट 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 के मैसेज आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारे फीडबैक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ। बेटा हिंदी के टर्म्स ना पता नहीं कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊंगा वो। ठीक, कोशिश करूंगा हिंदी के टर्म्स ढूंढ के लाने की। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम बात करते हैं, एक नया चैप्टर है। चैप्टर का हेडिंग, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्या नाम दिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो तुम क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें कहा था, जेनेटिक्स। सबसे पहली चीज हम क्या लिख रहे हैं? जेनेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहां क्या लिख रहे हैं जेनेटिक्स में? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम ये जो सारी पढ़ाई करने जा रहे हैं, इस सारी की सारी पढ़ाई को हम बोलेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये नाम क्लियर हो गया। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो आप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ोगे, जो आप वेरिएशन के बारे में पढ़ोगे, उसकी पढ़ाई को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं से अब हम दूसरा वर्ड उठा रहे हैं, क्या? इनहेरिटेंस। हमने नई टर्म उठा ली ऊपर से ही, इनहेरिटेंस। इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है? कभी ना कभी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा ना कि इनहेरिट किया है, या फिर आप कई बार जीके, जनरल नॉलेज में आप पढ़ते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जीके भी बढ़ाओ साथ साथ, जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कई बार सुनते हो, कभी आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुना होगा, या फिर आप सुनते हो भाई ये चीज हमने इनहेरिट करी है ना? तो इनहेरिट करना मतलब क्या है? हेरिटेज क्या है? आपके पूर्वजों से, आपकी प्रीवियस जनरेशन से जो चीज आप तक पास होती है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। कई बार हम बोलते हैं कि ये चीज तो विरासत में मिली है, ये चीज पुश्तैनी है, कि ये चीज हमारे घर में पिछले 50 साल से है ना? ये प्रॉपर्टी हमें इनहेरिट हुई है, ये प्रॉपर्टी दादाजी की थी, दादाजी से पापा के पास आई, पापा से मेरे पास आई, तो हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या है? आपके पिछले जनरेशन से आप तक कोई चीज पास होके आती है, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस इज पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स पास होके आ रहे हैं भाई। नॉर्मल इनहेरिटेंस की आप बात करते हो तो प्रॉपर्टी आ सकती है, पैसे आ सकते हैं, ज्वेलरी आ सकती है ना, बाग, खेत, ये सब आ सकते हैं। बट जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम एक बायोलॉजिकल सेंस में बात कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस क्या है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कहां से? पेरेंट्स से बच्चों में। बच्चों से पेरेंट में तो नहीं जाएगा ना, पेरेंट से ही बच्चों में आएगा। तो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मान लो आप कभी कभी देखते हो किसी की ब्लू आंखें हैं,
है ना, बड़ा रेयर फीचर है बट हो सकता है। तो वो ब्लू आंखें क्यों है? क्योंकि उनके प्रीवियस जनरेशन में पक्का किसी की ब्लू आंखें रही होंगी। तो प्रीवियस जनरेशन से इस जनरेशन तक कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है, कोई ना कोई वो डीएनए का टुकड़ा है जो पास होता आया, और कभी उसने दिखा दिया अपना फीचर कि भाई देखो चलो ब्लू आई कलर बनाते हैं। कितनी बार आप सुनते हो कि इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई हैं, है ना, इसका जो कदकाठी है, इसकी हाइट है वो इसके पापा पे गई है, इसका रंग जो है वो पापा या मम्मी, या हो सकता है रंग हम बोल देते हैं दोनों के बीच का है। तो ये सारे क्या है? हमारे कैरेक्टर्स हैं। और जैसे भी हम हैं, हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमें वो सारे जीन्स मिली हैं, पेरेंट्स से हमें वो सारे कैरेक्टर्स मिले हैं। तो इनहेरिटेंस हो गया पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग पे हमें जो मिलता है वो होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब ऊपर एक टर्म और दिख रही है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एक और टर्म हमारे पास क्या है? वेरिएशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशन का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं भाई आप, अब तो चलो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आ गया, वरना पहले क्या होता था? आप किसी शॉप पे जाते थे, याद करो जब आप छोटे थे। ऑनलाइन वाली चीजें तो अभी आई हैं ना, और कई जगह अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग लोग नहीं करते, है ना। जूता खरीदने जाना है, अब कई लोग नहीं खरीद सकते ऑनलाइन जूते, बाजार ही जाएंगे। अब ऑनलाइन जब आप जाते हो, तब जाते हो बोलते भैया जूता दिखा दो, वो कहते हैं सर साइज बताओ, साइज बताते हो। अब उसने जूता दिया, अब वो जो जूता दे रहे हो तुम पहन के क्या बोलते हो? चलो मैं खरीद रहा हूं। तुम कहते हो भैया और दिखाओ, और दिखाओ, वैरायटी। तो ये वैरायटी वर्ड कहां से आया? जब तुम कहते हो और दिखाओ और दिखाओ, हमें ये नहीं पसंद आ रहा, दूसरी दुकान पे जाते हैं। तो ये सारी वैरायटी है क्या? अलग अलग टाइप्स इज योर वैरायटी। तो वेरिएशन वर्ड वैरायटी से ही आया है, वैरायटी से ही तो वेरिएशन वर्ड आया। तो वेरिएशन है क्या बेसिकली? यस, करेक्ट। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या कभी भी कोई ये कह देता है कि तुम अपनी मम्मी की रेप्लिका हो, डुप्लीकेट हो, एग्जैक्ट? क्या कभी भी ऐसा होता है कि आप पापा की 100% कॉपी हो? आप एक एग और एक स्पर्म के फ्यूजन का प्रोडक्ट हो। अब एग में चीजें मम्मी की थी और स्पर्म में चीजें पापा की थी, तो आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो मिक्स होके आए हैं। तो आप दोनों में से किसी की भी 100% आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली सेम तो किसी के भी नहीं हो सकते, ना पापा के ना मम्मी के, मिक्सचर हो आप दोनों के। तो वही चीज के लिए हम वर्ड लाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन को हम डिफाइन करते हैं एज डिग्री बाय विच offspring differs from parents। कोई बच्चा अपने माता पिता से कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट, मैं अपने माता पिता से कितना अलग हूं। आप अपने माता पिता से थोड़ा बहुत अलग दिखते हैं, तो उस अलग दिखने वाले को, उतने रेंज को आप बोलते हो वेरिएशन। कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कम वेरिएशन है। इवन कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि कई लोग बोल देते हैं यार ये चीज तो देखो इसके दादा से मिलती है, ये वाली हैबिट देखो इसकी दादी से मिलती है। तो क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का हर एस्पेक्ट, हमारे लाइफ का हर एस्पेक्ट किसी ना किसी जीन से कंट्रोल हो रहा है। यस, चाहे अभी तक हमें पता चला हो या ना चला हो, बट हमारे लाइफ का हर एस्पेक्ट किसी ना किसी जीन से कंट्रोल होता है, किसी ना किसी डीएनए के टुकड़े से कंट्रोल होता है जो हमारे अंदर है। तब दादा या दादी का कोई ना कोई जीन पापा के पास आया होगा, पापा से हो सकता है हम में आया हो।
नाना नानी का कोई जीन हो सकता है मम्मी में, मम्मी से हम में आ गया हो। तो इसलिए आप इतने वैरायटी ऑफ लोगों से मैच कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोल देते हैं यार ये चीज देखो इसकी चाचा से मिलती है। अब चाचा से कैसे मिल रही है वो चीज? तो चाचा से भी मिल सकती है। हो सकता है कि वो डीएनए का टुकड़ा दादाजी से चाचा में गया हो, पापा के पास नहीं आया, है ना। पापा के पास आया भी तो वो डोरमेंट है, काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव था पापा में, तुम में आके एक्टिव हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारे चाचा की हैबिट और तुम्हारी हैबिट भी सेम हो सकती है। तो जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डीएनए का टुकड़ा जो आप देख भी नहीं पाते, उससे आपकी जिंदगी के कई पहलू डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? ये जो हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इसमें हमने दो टर्म्स देखी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब चीजों का पिछले जनरेशन से नए जनरेशन में पास होना। तो पास हो क्या रहे हैं? कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं। और क्योंकि हम लोग सब क्या हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, हम एसेक्सुअली तो नहीं बने ना, हम सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। अब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो इसका मतलब कभी ना कभी मियोसिस नाम की डिवीजन हुई होगी। और कभी भी अगर मियोसिस नाम की डिवीजन होती है तो हम पढ़ते हैं कि 11th में एक स्टेज आती है पैकेटीन स्टेज। उस पैकेटीन स्टेज में आपको मिलता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में होता है जेनेटिक एक्सचेंज। तो वेरिएशन वहीं से आने शुरू हो जाते हैं। पापा के अंदर जो चीजें थी या मम्मी के अंदर जो चीजें थी वो आपस में खुद अदला बदली करती हैं, और अदला बदली से नए नए वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट। हम और हमारे माता पिता में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब चलते हैं हम एक नए वर्ड पे। एक नया वर्ड, क्या? ये रहा वो नया वर्ड। हमने एक वर्ड लिखा पासिंग ऑफ कैरेक्टर। तो यही हमारा नया वर्ड है अब, कि व्हाट इज कैरेक्टर। अब हिंदी में कई बार कैरेक्टर का एक मतलब होता है चरित्र, बट आप पढ़ते हो ना पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो यहां पे कैरेक्टर का एक और मतलब क्या हो सकता है? मान लो तुमने एक फोन खरीदा, तो तुम बोल सकते हो भाई इस फोन में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस फोन के। तो क्या मतलब होगा उसका? पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक वर्ड? नहीं पढ़ते? तुम बैठ जाओ, तुम बोल रहे हो हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। नहीं, मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है ये चीज। कभी भी ऐसा मत समझना कि एज ए टीचर मुझे ये नहीं पता। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही तुम्हारी तरह स्टूडेंट था। मैंने भी बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology सब पढ़ा था। और आज भी अगर मैं अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नोटबुक्स खोलता हूँ तो मुझे खुद देख के लगता है, मैथ्स की नोटबुक खोल के देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि अरे भाई साहब ये सब क्या था। तो ट्रस्ट मी, आई नो बहुत कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में। पढ़ाई पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। आई नो एवरीथिंग। तो मुझे पता है दिक्कतें आती हैं, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी है ऐसे ही। छोटी मोटी कंकड़ पत्थर, कभी कभी बड़े बड़े चट्टाने, बट सबको पार करके ही ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। तो कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर को हम बोलते हैं इट इज एनी फीचर या एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं ना। सपोज मैं हूं, तो अभी आप बोल सकते हो कि भाई मेरी हाइट क्या है, मेरा स्किन कलर क्या है, मेरे आईज का कलर क्या है। तो ये सब क्या है? मेरे फीचर है। मेरे क्या है? मेरे फीचर को ही एट्रीब्यूट कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसे हम। ठीक, मेंडल जी के एग्जाम्पल थोड़े थोड़े यहीं डिस्कस करते हैं हम। मेंडल साहब ने पी प्लांट पे काम किया था, पता है सबको। पाइसम सटाइवम पे काम किया था। तो एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो पी प्लांट के कैरेक्टर्स के लिए,
अगर मुझे पी प्लांट के कैरेक्टर बताने हो तो हम बोल सकते हैं भाई उस पी प्लांट की हाइट क्या है। उस पी प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर कहलाएगा। फिर मान लेते उसके पास फ्लावर है तो उसके फूलों का रंग कैसा है, वो भी एक कैरेक्टर कहलाएगा। पी प्लांट है, सीड बनाता है, सीड का रंग क्या है, वो उसका एक कैरेक्टर है। सीड का शेप कैसा है, क्या है, ये उसका कैरेक्टर है। तो इसी से समझने की कोशिश करो, ठीक है। 10th में भी ये चीजें हमने पढ़ी हैं कि कैरेक्टर किसी भी फीचर को कहा जाता है। किसी भी एट्रीब्यूट और फीचर और कैरेक्टर सिनोनिम्स हैं, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तुम्हारे घर के सामने आम का पेड़ है, अब तुम आम के पेड़ की हाइट बता सकते हो, भाई क्या हाइट है उसकी, तो वो हाइट भी उसका एक फीचर है। तुम बता सकते हो कि उस पे जो फ्रूट है, फ्रूट का साइज कैसा है, बड़ा साइज है, छोटा साइज है, तुम ये उसका कैरेक्टर ले सकते हो। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी हमारा एक कैरेक्टर हो सकता है। हमारी हाइट हमारा कैरेक्टर हो सकता है। हमारे आंखों का रंग हमारा कैरेक्टर हो सकता है। हमारे बालों का रंग हमारा कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आर योर कैरेक्टर। हम पी प्लांट पे ही फोकस करके चलेंगे, समझना आसान हो जाता है कि स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, सीड का शेप, इन सब को आप बोलोगे कैरेक्टर, ठीक है। यह है आपका कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर जो आप ले रहे हो, उस फीचर को आप कैरेक्टर बोलोगे, ठीक। अब क्या सारे कैरेक्टर हमेशा सेम होंगे? अगर आप एक पी प्लांट देख रहे हो तो क्या पी प्लांट में जो हाइट है सबकी क्या सेम हाइट है? अगर आपने पी प्लांट्स को देखा तो क्या सबके फ्लावर कलर सेम है या वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी? करते हैं या नहीं करते हैं? करेक्ट, वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे भी। अगर आप बात करते हो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की तो क्या हम सबका ब्लड ग्रुप सेम है? नहीं, हमारे अंदर वेरिएशन है। अगर हम बात करते हैं आंखों के रंग का तो क्या हम सबका, पूरे दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं, क्या सबके आंखों का रंग सेम है? नहीं, आंखों का रंग अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मटर के फूलों की बात करो तो वहां पे भी वेरिएशन है। इसका मतलब कि एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट हो सकते हैं, एक कैरेक्टर की मल्टीपल वैरायटीज हो सकती हैं। तुम्हें अगर बाजार में जाके बाटा का जूता खरीदना है तो क्या सिर्फ एक ही बाटा का जूता आ रहा है? नहीं, पहली बात बहुत सारे अलग साइजेस में आ रहे हैं। हर साइज में बहुत सारी और भी वैरायटीज हैं, कि वो स्पोर्ट्स शूज है, वो कैजुअल शूज है, वो ऑफिस जाने के शूज हैं। अब मान लो वो स्पोर्ट्स शूज है तो एक ही स्पोर्ट्स शूज बना रहा है बाटा? नहीं, उसमें और वैरायटीज हैं। तो ऐसे ही हर कैरेक्टर की बहुत सारी वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो उन वैरायटीज के लिए भी एक नया टर्म है, उन वैरायटीज को कहा जाता है ट्रेट। तो ट्रेट क्या है, क्या बताया मैंने अभी तुम्हें, क्या एक्सप्लेनेशन दिया मैंने? एक ही कैरेक्टर की जो अलग अलग वैरायटीज है उनको ट्रेट कहते हैं। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, एक ही कैरेक्टर की अलग अलग वैरायटीज को यस ट्रेट कहते हैं। तो ट्रेट क्या है? वैरायटीज ऑफ अ कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर की जो अलग अलग वैरायटीज हैं, या दूसरे तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। वेरिएंट का मतलब क्या है? अलग अलग टाइप्स।
एक ही कैरेक्टर के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसको आप बोलोगे ट्रेट। वापस से देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा अगर मैं पी प्लांट की बात करता हूं तो स्टेम हाइट उसका कैरेक्टर है। हाइट एक फीचर है प्लांट का जो आप एनालाइज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हमने क्या कहा कि फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर भी क्या है? एक कैरेक्टर है, एक फीचर है। सीड का कलर, सीड का शेप, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ट्रेट किसको बोल रहे हैं? इनके अंदर जो भी टाइप्स होंगे, इनमें जो भी वैरायटीज होंगी, उनको ट्रेट बुलाएंगे। तो अगर हम स्टेम हाइट की बात करते हैं तो हो सकता है स्टेम हाइट टॉल हो सकती है या स्टेम की हाइट ड्वार्फ हो सकती है। तो टॉल और ड्वार्फ क्या है? ये ट्रेट्स हैं। दो वैरायटी क्या है हाइट की? या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ऐसी फ्लावर कलर, या तो फ्लावर कलर दिखने में वॉयलेट होगा या फिर फ्लावर कलर दिखने में वाइट होगा। तो कलर के इस कैरेक्टर के दो वैरायटीज हैं, क्या क्या? वॉयलेट कलर एंड वाइट फ्लावर कलर। तो ये दोनों भी क्या है मेरे? ट्रेट्स हैं फ्लावर कलर के। अगर हम बात करते हैं सीड कलर की तो हो सकता है कि वो बीज दिखने में पीले हों या वो बीज दिखने में हरे हों। तो बीज का रंग वो एक कैरेक्टर कहलाएगा। अब वो रंग या तो पीला होगा या वो रंग हरा होगा। तो हरा और पीला क्या है? यस, गुड। ये वैरायटी है ना उस कैरेक्टर की, तो इसको ट्रेट बोलेंगे। और ऐसी सीड के शेप, या तो बिल्कुल गोल गोल सीड हो सकते हैं या फिर कुछ मटर के दाने देखना रिंकल्ड होते हैं, उनके ऊपर गड्ढे दिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे ट्रेट। हमेशा से मुझे पता है बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। तो यही डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट का, कि जब आप बोलते हो कैरेक्टर तो कैरेक्टर कोई भी फीचर हो सकता है। तुम बाटा के शोरूम में गए, अब वहां पर फॉर्मल शूज लिखा हुआ है बस, तो फॉर्मल शूज एक क्या है मेरा? कैरेक्टर है कि वो जूता फॉर्मल है, फॉर्मल शूज इज अ कैरेक्टर। अब उस फॉर्मल शूज के अंदर बहुत सारे टाइप होंगे, कि फॉर्मल शूज के अंदर टाइप 1 है, कोई टाइप 2 है, कोई टाइप 3 है। तो सारे के सारे टाइप्स क्या हैं? उसके ट्रेट्स। पी प्लांट का कैरेक्टर है हाइट, उसके फूल का रंग, उसके सीड का रंग, उसके सीड का शेप, और उनमें जो भी टाइप्स हैं वो होते हैं ट्रेट। अगर मैं कह रहा हूं वो टॉल है या वो ड्वार्फ है तो वो ट्रेट्स हैं। अगर मैं कह रहा हूं वॉयलेट है या वाइट है तो वो ट्रेट है। किसके ट्रेट है? फ्लावर कलर के। येलो ग्रीन किसका ट्रेट है? सीड कलर के। सीड कलर ट्रेट नहीं है, सीड कलर एक कैरेक्टर है जिसके दो टाइप्स हैं, वॉयलेट, येलो एंड ग्रीन। तो ये डिफरेंस है ट्रेट और कैरेक्टर का। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या कहा? अगर मान लेते हैं कि पापा की आंखों का रंग मान लेते हैं ब्लू था, ठीक है, मम्मी की आंखों रंग भी ब्लू था, बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन है, दोनों के आंखों रंग है ब्लू। अब हमने कहा कि इनहेरिटेंस इज पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कि दोनों की आंखें ब्लू हैं तो बच्चे की आंखें ब्लू हो रही हैं। लेकिन क्या माता पिता अपनी आंखों से वो ब्लू रंग निकाल के बच्चों की आंखों में डालते हैं? हैं, ऐसा होता है? छोटा बच्चा पैदा हुआ, पापा मम्मी ने कहा अच्छा पैदा हो गया है, चलो
मम्मी अपनी आंखों से ब्लू रंग निकाल रही है, पापा अपनी आंखों से ब्लू रंग निकाल के एक एक आंख में डाल देते हैं क्या बच्चे के? ऐसा होता है? तो होता क्या है फिर? करेक्ट, कई बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, पता है मुझे। हमें पता है कि वो जो बच्चा है वो कैसे बना था, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कैसे बना था? जाइगोट से। और वो जाइगोट कहां से आया? एग और स्पर्म के फ्यूजन से। अगर हम बात करते हैं एग की, तो ये रहा एग। एग के अंदर हम बोलते हैं न्यूक्लियस मिलता है। एग हैज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही स्पर्म होगा। स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होएगा, तो जो भी मम्मी की सारी चीजें हैं और जो भी पापा की सारी चीजें हैं, वो एक साथ एक ही न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है। सब कुछ एक साथ है। और इसी को आप क्या बोल देते हो फिर? जाइगोट। इसी जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से फिर एक फीटस बनेगा, और फीटस से एक पूरा का पूरा बेबी बन जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या? जब हम ये बोलते हैं कि कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, तो कैरेक्टर डायरेक्टली पास नहीं हो रहा। उस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कहीं किसी तरीके से सील किया गया था, और वो तरीका क्या है आपका? डीएनए। डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आगे जाके बताएगी भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है। आंखों का रंग क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, स्किन कलर कैसा होना चाहिए, हेयर कलर कैसा होना चाहिए, ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए। हर चीज जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, हर चीज जीन्स से जुड़ी हुई है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये मिल रहा है हमें अपने पेरेंट्स से। तो जो भी कैरेक्टर है, अगर हम बात करते हैं मटर के पौधे की, तो अगर उसके हम फ्लावर कलर की बात करते हैं, तो फ्लावर कलर के लिए भी कोई डीएनए का टुकड़ा है जो डिसाइड करेगा फ्लावर कलर कैसा होना चाहिए। तो डीएनए के उन टुकड़ों से जिनसे कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा हो, उन टुकड़ों को ही हम जीन नाम देते हैं। तो हमारे पास जो नया टर्म आ रहा है वो है हमारा जीन। क्या बोला मैंने? हमारे डीएनए का एक टुकड़ा है। इट इज द पोर्शन ऑफ डीएनए। इट इज दी पोर्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा है, और ये क्या कर रहा है? किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर आपके मटर के फूल पर्पल हैं या वॉयलेट हैं, तो मतलब उसके पास वो जीन है जो वॉयलेट कलर बनवा सकती है। अगर आपके सीड के कलर येलो हैं, मतलब उस सीड के सेल के न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा डीएनए का टुकड़ा है जो येलो कलर बनवा सकता है। तो इट इज द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स expression of a character. It is the portion of DNA which is responsible for production of a character.
ठीक है। अगर कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस मतलब वो दिख पा रहा है, तो उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए पक्का कोई ना कोई डीएनए का टुकड़ा होएगा। उस डीएनए के टुकड़ों को आप जीन बोलते हो। ठीक है। तो जीन इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ डीएनए जो कंट्रोल करेगा कि हाँ भाई कैरेक्टर बन पा रहा है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा क्या, जीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लावर कलर है तो फ्लावर कलर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ फ्लावर कलर जीन। फ्लावर कलर बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगी जो डिसाइड करेगी कि फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए। तो जीन है जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, और वो जीन डिसाइड करेगा कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज अलील। हमने क्या कहा कि हर कैरेक्टर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, है ना। हमने कहा कि हर कैरेक्टर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। स्टेम की हाइट है, तो ऑब्वियस है कि उस हाइट के लिए कोई ना कोई जीन है, कोई ना कोई डीएनए का टुकड़ा है जो हाइट को कंट्रोल करेगा। लेकिन हाइट तो दो टाइप्स की थी, या तो टॉल या ड्वार्फ। अगर हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, तो हमने कहा दो टाइप है, या तो वॉयलेट या वाइट। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि जीन की भी वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जीन की जो वैरायटीज हैं उसको हम अलील कहते हैं। वैरायटीज या टाइप्स ऑफ अ जीन। जैसे एक कैरेक्टर की मल्टीपल ट्रेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो जीन है उसी जीन के मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर उस जीन का एक ही फॉर्म है तो उस कैरेक्टर का कोई भी अलग अलग टाइप नहीं होगा, एक ही टाइप मिलेगा बस। लेकिन अगर उस जीन के ही मल्टीपल टाइप्स हैं तो तुम्हें कैरेक्टर के भी मल्टीपल टाइप्स मिलेंगे। तो वेराइटीज ऑफ अ जीन आर नोन एज अलील। ठीक है। और क्या लिखते हैं हम इसके लिए, हम लिखते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन की वैरायटी को अलील कहा जाता है। कैसे समझेंगे हम इसे, ये मैंने एक डीएनए बनाया, ठीक है, डीएनए बना दिया हमने। अब इस डीएनए का, इस डीएनए का ये एक टुकड़ा है, मैंने डीएनए बनाया,
डीएनए के पास अभी जो दो सेगमेंट मैंने मार्क किए हैं, मान लेते हैं यहां से कोई ऐसे प्रोटीन बने जिसकी वजह से वॉयलेट फ्लावर कलर आ रहा है, और हो सकता है सेम डीएनए के इस टुकड़े से कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिससे वाइट फ्लावर कलर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, हमने बोला कि जिस भी डीएनए के हिस्से से कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है उस हिस्से को आप बोलोगे जीन। तो इसका मतलब ये जो डब्बे के अंदर जितना मेरा डीएनए है, इट इज अ जीन फॉर फ्लावर कलर। इस डब्बे के अंदर से डीएनए भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये भी मैं बोलूंगा इट इज अ जीन फॉर फ्लावर कलर। दोनों ही फ्लावर कलर की जीन्स हैं, लेकिन एक से वॉयलेट की इंफॉर्मेशन आ रही है और दूसरे से वाइट की इंफॉर्मेशन। मतलब इस जीन के ही ये क्या है, दो टाइप्स हैं, इसी जीन के दो टाइप्स हैं। तो हो सकता है कि पहले वाले को मैं बोल दूं FCV टाइप, कि फ्लावर कलर वॉयलेट, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं FCW टाइप, फ्लावर कलर वाइट। तो FC मेरा क्या है, FC मेरा जीन है। मैं बोल दूंगा कि भाई जीन का नाम मैंने रख दिया FC जीन, माई जीन इज नोन एज FC, ये मैंने अपने आप नाम रखा है। क्यों, फ्लावर कलर, वो डीएनए के टुकड़े से फ्लावर का रंग कंट्रोल होगा, तो मैंने उस डीएनए के टुकड़े को बोला कि मैं इसे FC जीन बुला रहा हूं। अब मैंने देखा कि एक FC जीन जब था तो वॉयलेट कलर बना रहा है, और मैंने देखा दूसरी तरफ वही जीन है, वही डीएनए का टुकड़ा है, वो भी फ्लावर कलर बना रहा है, लेकिन वो तो व्हाइट बनवा रहा है। मतलब उसी एक जीन की दो वैरायटीज हैं। एक वैरायटी को मैंने बोला FCV, दूसरे वैरायटी को मैं बोल रहा हूं FCW। तो मेरी जीन FC है, एंड दिस हैज टू alleles, FCW and FCV. These are the two different alleles. उसी जीन की दो अलग अलग वैरायटीज हैं, तो इसको मैं बोल रहा हूं अलील। ठीक है। यहां पे अगर मैं पूछूं कैरेक्टर क्या है, यहां मैं अगर पूछूं, इसी बोर्ड को देखो, और मैं अगर पूछ रहा हूं व्हाट इज द कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन, हम कौन से कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, कैरेक्टर क्या है यहां पे, व्हाट इज द कैरेक्टर, फ्लावर कलर इज द कैरेक्टर, फ्लावर कलर इज द कैरेक्टर हेयर। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर ट्रेट क्या है, हम कौन से दो ट्रेट्स देख रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि वॉयलेट एंड वाइट आर द टू ट्रेट्स, वॉयलेट एंड वाइट आर द टू ट्रेट्स। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, तो मतलब वो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन पेरेंट से बच्चों पर आ रही है, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कह रहे हैं। अगर आपके पौधे के पास फूल का कोई रंग है, तो फूल का रंग एक कैरेक्टर है। अब वो वॉयलेट है, वो वाइट है, और मान लो उसमें रेड भी है, उसमें जैसे रोज है, अब रोज के अंदर तो तुम रेड रोज देखते हो, तुम ऑरेंज रोज देखते हो, तुम येलो रोज देखते हो, तुम वाइट रोज देखते हो। तो रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, ये चारों क्या है रोज के ट्रेट्स।
और अगर मैं कह रहा हूं फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर ऑफ रोज। उसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगी, कोई एक डीएनए का टुकड़ा होगा जो फ्लावर के कलर को कंट्रोल करेगा। अब उसमें 4 अलील्स होंगे। कोई एक अलील है जिसकी वजह से लाल रंग बन रहा होगा, कोई एक अलील है हो सकता है उसकी वजह से येलो बन रहा होगा, हो सकता है दोनों अलील जुड़ जाएं तो हो सकता है ऑरेंज कलर आ जाए। तो ये अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर मैं कह रहा हूं कैरेक्टर, तो मेरा कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। फिर मैंने कहा इस फ्लावर कलर के अंदर क्या है? वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? कि या तो मेरा फ्लावर कलर वॉयलेट होगा या मेरा फ्लावर कलर वाइट होगा। इनके लिए हमने क्या वर्ड लगाया? ट्रेट। फिर ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे पास फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन होगी, फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन होगी। उस जीन का नाम क्या होगा? तो मैंने बोल दिया, मैंने उसका नाम रख दिया एफसी जीन। मैंने नाम रख दिया एफसी जीन, और मैंने ये देखा कि इस एफजी जीन में कुछ वेरिएशंस हैं, और इसके 2 टाइप एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइप है एफ सी वी, या इसका दूसरा टाइप हो सकता है एफ सी डब्ल्यू। तो एफ सी वी और एफ सी डब्ल्यू को मैं क्या बोलूंगा? अलील्स ऑफ एफ सी जीन। अलील्स ऑफ एफ सी जीन मान लेते हैं मैं हूं। ठीक है, तुमने मुझे रेड पेंट कर दिया पूरा, तो अग्रिम सर पूरे हो चुके हैं रेड। लेकिन तुमने मेरी एक आइडेंटिकल कॉपी और बनाई, लेकिन अब उसका कलर पूरा कर दिया ग्रीन। तो दोनों ही अग्रिम सर हैं, एक रेड अग्रिम सर और एक ग्रीन अग्रिम सर। ठीक है, 2 अग्रिम सर हो चुके हैं, एक रेड और एक ग्रीन। तो रेड और ग्रीन अग्रिम सर आपस में क्या है? अग्रिम सर के ही तो 2 टाइप्स हैं। रेड वाला भी अग्रिम सर है, ग्रीन वाला भी अग्रिम सर है, बट 2 टाइप्स हैं। तो एफ सी जीन के ही 2 टाइप्स हैं, एफ सी वी और एफ सी डब्ल्यू। तो जीन्स, कैरेक्टर्स, अलील्स और ट्रेट्स। जीन में जितनी वैरायटीज, उसी जीन की वैरायटीज आती जाएंगी तो आप उसे अलील बोलते जाओगे। किसी कैरेक्टर की वैरायटीज आती जाएंगी तो आप उसे ट्रेट बोलते जाओगे। ठीक है, तो यह है सारा कॉन्सेप्ट जीन, अलील वगैरह का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने क्या बोला? ये जीन जो है क्या है? डीएनए का टुकड़ा है ना? जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक ह्यूमन ए है, एक ह्यूमन बी है, एक ह्यूमन सी है। ये मैंने इसका डीएनए बनाया। ह्यूमन ए, ह्यूमन बी, ह्यूमन सी, डीएनए हमने बना दिए। अब हमने क्या बोला? कि डीएनए का एक टुकड़ा, एक हिस्सा जीन हो सकता है जिससे कोई कैरेक्टर कंट्रोल होए। ठीक है, मान लेते हैं है। तो यहां पे मैं क्या मान रहा हूं? मान लेते हैं ये एक मेरा टुकड़ा है।
तीनों ह्यूमंस हैं, ह्यूमन ए, ह्यूमन बी, ह्यूमन सी, तीनों सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। तीनों का मैंने सेम डीएनए ले लिया। अब अगर मैं ये कहूं कि इस डीएनए के हिस्से से, इतने हिस्से से आई कलर कंट्रोल हो रहा है, इतने डीएनए को मैं बोल दिया मैंने आई कलर की जीन, मैंने ये बोल दिया कि डीएनए का ये हिस्सा है जिसको मैंने बोला आई कलर की जीन। तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? तीनों ही सेम ह्यूमंस हैं। ह्यूमन ए मैं हूं, कोई ह्यूमन बी है, कोई ह्यूमन सी है, ठीक है। ह्यूमन ए के लिए मैंने बोला इस डीएनए के हिस्से में आई कलर की जीन है, तो इसका क्या मतलब है? ह्यूमन बी के डीएनए में इस हिस्से में क्या मिलेगा? करेक्ट, यहां पर भी वही सेम आई कलर की जीन होगी और यहां पर भी सेम आई कलर की जीन होगी। यस, अगर वो अलग अलग मेंबर्स हैं, है सारे ह्यूमन ही ना, ये भी एक ह्यूमन है, ये भी एक ह्यूमन है, ठीक है, सारे ही ह्यूमंस हैं, ठीक है। अगर मेरे अंदर इस डीएनए के टुकड़े में आई कलर की जीन है, तो तुम्हारे अंदर भी उस डीएनए में सेम जगह पर सेम जीन मिलती है। हम सब के अंदर सेम लोकेशन पर सेम जीन पाई जाती है। अब हो सकता है वो सारे के सारे जीन की वैरायटी भी सेम हो सकती है या वैरायटी अलग अलग हो सकती है। अलील कुछ भी हो सकते हैं इस पोजीशन पे। हो सकता है मेरे पास ब्लू आई कलर की जीन है, तुम्हारे पास ब्लैक वाली है, किसी के पास ब्राउन वाली है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है तीनों के पास ही सेम टाइप हो, तीनों के पास ही ब्लू वाला अलील आया हो, तीनों के पास ब्राउन अलील हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीन चेंज नहीं होगी। यहां पे आई कलर की जीन है तो यहां पर किसी के पास इंसुलिन बनाने की जीन नहीं हो सकती, तीसरे बंदे के पास यहां पे हेयर कलर की जीन नहीं हो सकती। सेम लोकेशन पर सेम जीन पाई जाती है इन द सेम स्पीशीज, लोकेशन चेंज नहीं होती। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है लोकस का। लोकस इज सिंगुलर, एक से ज्यादा लोकस की बात करते हैं तो उसे हम लोकाय कहते हैं। लोकस वर्ड किससे मिलता जुलता है? लोकेशन से। लोकस क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। और क्या बोल सकते हैं हम? इट इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, एक जीन की क्या लोकेशन है उसे आप कहते हो लोकस। तो लोकस ऑफ अ जीन, बार बार मैं बोल रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, अ जीन, अ क्रोमोसोम, मतलब एक जीन और एक क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। एक जीन मल्टीपल क्रोमोसोम्स पे नहीं मिलेगा। तो लोकस ऑफ अ जीन इज सेम फॉर members of a species। सारे ह्यूमंस में
आई कलर की जीन सेम पोजीशन पे होगी। 11th में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस, वहां हम पढ़ते हैं कि एक हमारे पास एंजाइम था हेक्सोकाइनेज नाम का। 11th के एनसीईआरटी खोलना, रेस्पिरेशन चैप्टर में जाना, वहां ग्लाइकोलाइसिस खोलना, वहां तुम्हें ये टर्म मिलेगी हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है उसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, कोई डीएनए का टुकड़ा है, अगर वो होगा तो ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपके सेल में बन पाएगा। तो हम सब के अंदर उस जीन की लोकेशन फिक्स्ड है। तो एक स्पीशीज के अंदर जीन की लोकेशन, जीन का एड्रेस सेम रहता है। ठीक है, मान लो अभी मैंने क्या कहा था, ये मैंने डीएनए बनाया है ना। अब मान लेते हैं मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे डीएनए का मेरे डीएनए में बस मैं इतने कलर कर रहा हूं, ये जो मैं रेड कलर कर रहा हूं चेंज, मतलब डीएनए का बस ये टुकड़ा है जिससे कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है। तो मैं बोल दूंगा डीएनए के इतने हिस्से को कि दिस इज सम जीन, मेरे डीएनए में ये कोई जीन है। अब हमें पता है कि डीएनए कॉइलिंग करते हैं, डीएनए कॉइल होता है, यही डीएनए जब कॉइल होगा, यही डीएनए कॉइल हो रहा है, इस तरीके से कॉइलिंग चल रही है डीएनए की। डीएनए कॉइल होता जाता है, और जब डीएनए कॉइल होके ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है तो डीएनए के इस कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए के हाईली कॉइल्ड वर्जन को क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब ये जो लाल वाला रीजन है ये कहीं तो मिलता है यहां पे, मान लो ये यहां पे आया है, ये रेड वाला रीजन यहां पर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई जीन, मैं इसको जीन बोलूंगा। सेंट्रल रीजन को सेंट्रोमियर कहते हैं, ये एक आर्म क्रोमोसोम की और ये दूसरी आर्म क्रोमोसोम की। इस तरीके से 11th में हम क्रोमोसोम्स बनाते थे, है ना। जो छोटे आर्म होती है, छोटे लेंथ की आर्म होती है, उसे हम कहते हैं पी आर्म, और ये जो लंबी आर्म है इसका नाम होता है क्यू आर्म। दो आर्म्स हैं इसकी, ठीक है। अब मान लो साइंटिस्ट ने मेजर किया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज सम डिस्टेंस x, सेंट्रोमियर से वहां तक का डिस्टेंस x है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस जीन का हम नाम रख देते हैं FLC, ठीक है, FLC नाम रख दिया मैंने जीन का, जीन का नाम रख दिया मैंने FLC। तो डीएनए में इस रीजन को मैं जीन बोल रहा हूं क्योंकि ये फ्लावर कलर कंट्रोल कर रहा था। जब ये डीएनए कॉइल हुआ तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। अब कंडेंस होने के बाद ये टुकड़ा कहीं उड़ तो जाएगा नहीं, मान लेते वो टुकड़ा यहां पर है, x डिस्टेंस पर है, आई एम सेइंग दिस इज सम क्रोमोसोम नंबर 1। तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन से दैट locus of gene FLC is, आपको लोकेशन बतानी ना, उसका एड्रेस देना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल दोगे कि इसकी लोकेशन क्या है, कि ये क्रोमोसोम 1 पर है। कहां पर है, छोटी वाली आर्म पर है, तो आप लिख दोगे P।
और कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो 1px क्रोमोसोम 1 के शॉर्ट आर्म पर x डिस्टेंस पर है सेंट्रोमियर से। ये सेंट्रोमियर से x डिस्टेंस पर जीन FLC मिलेगी। अब ये फ्लावर कलर की जीन मटर के पौधे में, कोई भी मटर का पौधा हो, अगर वो गार्डन पी है, अगर वो पाइसम सटाइवम है, वो स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो चाहे तुम दिल्ली से वो मटर का पौधा ले लो, तुम औरंगाबाद जाके वो मटर का पौधा उठा लो, तुम नासिक जाके मटर का पौधा उठा लो, तुम सुल्तानपुर जाके मटर का पौधा उठा लो, तुम गया जाके मटर का पौधा उठा लो, जब तुम उसके क्रोमोसोम 1 के शॉर्ट आर्म के x डिस्टेंस पर देखोगे तो तुम्हें वही सेम जीन मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब उसका लोकेशन। तो एक जीन जो होती है वो एक स्पीशीज में एक ही लोकस पर पाई जाती है। तो लोकेशन, ये वर्ड आगे आएगा, बहुत सारी जगह लोकस वर्ड मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में। तो लोकस एड्रेस को बोलते हैं उस जीन के, उसके फिजिकल एड्रेस को, कि वो जीन क्रोमोसोम पर कहां पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। जीन क्रोमोसोम पर कहां लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे प्लांट में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है एक्स, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर FLC जीन की पोजीशन हमेशा 1px होगी, कि वो हमेशा क्रोमोसोम 1 के शॉर्ट आर्म पर सेंट्रोमियर से x डिस्टेंस पर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक बहुत कॉमन वर्ड है जो यहां पे आता है, जिसे कहा जाता है जीनोम। बहुत कॉमन वर्ड है, दिस इज नोन एज जीनोम। जीनोम इज द कंप्लीट सेट, पूरा का पूरा कलेक्शन है, कंप्लीट सेट ऑफ it is the complete set of DNA और क्रोमोसोम। जीनोम हम एक पूरे सेट को बोलते हैं DNA के या क्रोमोसोम के, वन कंप्लीट सेट। जीनोम इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ DNA और क्रोमोसोम। DNA ही कंडेंस होके क्रोमोसोम बनते हैं, DNA ही पूरा कंडेंस होके क्रोमोसोम बनता है। तो पूरे के पूरे एक सेल के न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या DNA का एक सेट है पूरा, वन कंप्लीट सेट। वन कंप्लीट सेट ऑफ DNA या क्रोमोसोम of a nucleus is known as genome। ठीक है, अब दो कंडीशन आती है हमारे पास। एक कंडीशन होती है जहां पे हम सेल को या न्यूक्लियस को बोलते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड सेट, और एक टर्म आती है जहां हम वर्ड लगाते हैं डिप्लॉइड। जीनोम किसको बोल रहे हैं, कलेक्शन का नाम जीनोम है। पूरे सेट को, आप एक सेट को जीनोम कहते हो। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वर्ड जो है वो आप सेल, न्यूक्लियस या ऑर्गेनिज्म के लिए लगाते हो। आप बोल सकते हो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, या आप बोल सकते हो हैप्लॉइड सेल है, या आप बोलते हो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है।
तो ये टर्म उनके लिए आ रही है। ठीक है, जीनोम कलेक्शन का नाम है। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म्स आप इन सब चीजों के लिए लगाते हो। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड मतलब हैविंग ओनली वन सेट, मतलब सिंगल जीनोम। जीनोम किसको बोला है? एक सेट को बोला है। तो अगर क्रोमोसोम्स का एक ही सेट है तो आप बोलोगे क्रोमोसोम्स का एक ही जीनोम है। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस, सेल या ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड कहते हैं। एंड डिप्लॉइड मींस हैविंग टू जीनोम। एक न्यूक्लियस के अंदर दो जीनोम है, मतलब दो पूरे पूरे सेट हैं क्रोमोसोम्स के या डीएनए के। तो उससे आप बोलते हो डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसे समझेंगे हम इसे? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आर कंडीशंस। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आर कंडीशंस, सेल की, न्यूक्लियस की, ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं हैप्लॉइड की बात करता हूं, ये मैंने दो गोले बना दिए। अब इसमें मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, इधर भी मैंने क्रोमोसोम बनाया। इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको मैंने नंबर दिया 2। तो यहां पे 1 की या 2 की कितनी कॉपीज हैं? एक एक कॉपी है। वहीं पर अगर मुझे इसकी डिप्लॉयड कंडीशन बनानी पड़ती, तो डिप्लॉयड मतलब 2 सेट्स, तो 1 की 2 कॉपीज होंगी, 2 की 2 कॉपीज होंगी। तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड का ये मतलब है। यहां पर एक सेट क्या दिख रहा है मुझे? This 1 and 2 is one set, and this 1 and 2 is the second set. तो there are two sets, दो जीनोम है, दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, तो डिप्लॉयड। और यहां पर क्या है? पूरा का पूरा एक ही सेट है, सिंगल कॉपी है। तो मैं बोलूंगा यहां पे खाली एक ही जीनोम है। ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशन को हम कैसे दिखाते हैं? एन लिख के नंबर लिख दूंगा 2। और डिप्लॉयड को हम दिखाते हैं 2n से और नंबर लिख देंगे 4। क्यों? अगर क्रोमोसोम्स अकेले अकेले हैं, 1 का पार्टनर नहीं है, 2 का पार्टनर नहीं है, अगर क्रोमोसोम्स अकेले हैं, क्रोमोसोम्स आर अलोन, पार्टनर नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, तो आप इसे बोलोगे हैप्लॉइड, और इसे आप एन से दिखाते हो। एंड दिस नंबर है रिप्रेजेंट्स दी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल में टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना है वो। और 2n मतलब क्या है? 2n आर क्रोमोसोम्स पेयर में है।
अगर क्रोमोसोम्स के पास पेयरिंग है, पेयरिंग कैसे, ये रहा एक वन, ये रहा दूसरा वन, ये रहा एक टू, ये रहा दूसरा टू, अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं बट हैं तो आपस में पेयर। और हमने कहा था ये नंबर क्या होता है हमेशा, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हैप्लॉइड जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब चीजें अकेले अकेले हैं, डिप्लॉयड मतलब चीजें पेयर में हैं। ठीक है, ध्यान देना, मैंने 4 गोले बना दिए हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पॉज करो और बैठ के इसमें सारे फिल इन द ब्लैंक्स करो जैसे हमने यहां किए हैं। n इज इक्वल टू 2 बोला इस सेल के लिए, 2n इज इक्वल टू 4 बोला इस सेल के लिए। क्यों बोला था, हमने कहा अगर चीजें अकेले हैं तो आप उसे n लिखोगे, चीजें डबल डबल हैं तो आप उसे 2n लिखोगे, और जो भी सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आप दूसरे ब्लैंक में लिखोगे। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करो, पॉज करके चेक करो फिर मेरे साथ कि क्या क्या तुम्हारे आंसर सही थे या नहीं। पहले वाले सेल में देखो 1 2 और 3 अकेले अकेले हैं, सब सिंगल हैं तो मैं यहाँ पे n लिखूंगा, और टोटल नंबर कितना है इनका, 3 क्रोमोसोम्स हैं टोटल तो 3 लिखूंगा। यहां पर मुझे 1 2 बार दिख रहा है, 2 2 बार दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, सब कोई पेयर में है तो पेयर के लिए हमने कहा था 2n लिखेंगे, और टोटल नंबर कितना दिख रहा है मुझे, 6 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। यहां पर अब मुझे क्या दिख रहा है, 1 3 बार दिख रहा है, चीजें एक बार थी तो n, चीजें 2 बार थी तो 2n, चीजें 3 बार हैं तो 3n, और टोटल नंबर कितना है इस बॉक्स के सर्कल के अंदर, 3। यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6 सब अकेले अकेले हैं तो n, लेकिन टोटल नंबर कितना है 6। तो यहां पे एक ही सेट है तो ये हैप्लॉइड, यहां 3 सेट हैं, 3 कॉपीज हैं तो ये ट्रिप्लॉइड, यहां 2 कॉपीज हैं तो डिप्लॉइड, और यहां फिर से सब कुछ सिंगल सिंगल कॉपी में है तो हैप्लॉइड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जब भी हम बात करते हैं जीन की, तो जीन की जब हम अलील्स की बात करते हैं तो बहुत सारी हमें वैरायटीज दिखती हैं। कैसे, कुछ अलील्स होती हैं जिनको कहा जाता है डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील ऐसे अलील को कहते हैं जो अपने दूसरे वाले मेंबर को सप्रेस कर दे। डोमिनेंट अलील, it can suppress, it can suppress expression of other
allele. Dominant allele can suppress the expression of other allele. और इसको दिखाने के लिए यूजुअली हम एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. डोमिनेंट अलील वो है जो दूसरे को सप्रेस कर दे, दबा दे किसी और को, तो इसको हम जनरली कैपिटल लेटर से दिखाते हैं. और जो मेंबर बेचारा दब रहा है, जो मेंबर दब रहा है उसे हम कहते हैं रिसेसिव अलील. इट इज सप्रेस्ड बाय अ डोमिनेंट अलील. अब क्योंकि ये दब रहा है, कमजोर सा है, तो यूजुअल केसेस में इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. डोमिनेंट अलील वो है जिसका एक्सप्रेशन दिख जाता है, और रिसेसिव वो जिसका एक्सप्रेशन छुप जाता है. ठीक है, तो दो अलील हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. हमने क्या कहा, अगर हम बात करते हैं एक डिप्लॉयड कंडीशन की, एक डिप्लॉयड कंडीशन की, मान लो मैं डीएनए बना रहा हूं एक, सॉरी, हम एक डीएनए बना देते हैं. ये हमने बनाया एक डीएनए, और इस डीएनए की एक और कॉपी बना लेते हैं. ठीक है, ये भी वन है, ये भी वन है, दोनों मेरे डीएनए की फर्स्ट वाली कॉपी है. ठीक, अब अगर दो कॉपीज पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये हैप्लॉइड कंडीशन है या डिप्लॉयड? दो कॉपीज बनाई है मैंने यहां पे, तो ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड? करेक्ट, डिप्लॉयड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम. अब इस डिप्लॉयड कंडीशन में मान लेते हैं कि मेरे पास, हमने कहा था एफ सी वी और हमने कहा था एफ सी डब्ल्यू. एफ सी वी और एफ सी डब्ल्यू हमने नाम दिए थे, फ्लावर कलर वॉयलेट, फ्लावर कलर वाइट. वही एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं. अब अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ऐसी कंडीशन है जहां पे ये दोनों अलील अलग अलग हैं, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन. हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों अलील अलग अलग है, लोकस वही है, वही लोकेशन है, इस लोकेशन पर वही जीन है, फ्लावर कलर की ही जीन है. हमने कहा था लोकेशन चेंज नहीं होती, फ्लावर कलर की ही जीन है, लेकिन अलील्स अलग अलग हैं. तो जब अलील अलग अलग होते हैं तो आप इसे बोलते हो हेट्रोजाइगस कंडीशन. यू हैव नॉन आइडेंटिकल अलील्स. सेकेंड कंडीशन, हो सकता है यहां पे कोई दूसरी जीन है, उस दूसरी जीन को मैं बोल रहा हूं कैपिटल टी, और मैं कह रहा हूं यहां पर भी वही कैपिटल टी है. जब आइडेंटिकल होते हैं दोनों,
तो इसे आप कहते हो होमोजाइगस कंडीशन। आइडेंटिकल एलील्स अगर मिलते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा होमोजाइगस कंडीशन। तो डिप्लॉयड का मतलब था दो दो कॉपी होना। अब यहां हमने क्या देखा, अगर उस लोकस उस लोकेशन पर दो अलग अलग अलील्स हैं, नॉन आइडेंटिकल अलील्स हैं, तो उसे आप बोलते हो हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों अलील सेम है, दोनों सेम फॉर्म है, तो आप उसे बोलोगे होमोजाइगस कंडीशन। आइडेंटिकल अलील्स मिलते हैं तो होमोजाइगस, नॉन आइडेंटिकल अलील्स होते हैं तो हेट्रोजाइगस। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर मेरे पास डीएनए है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये दो डीएनए बना दिए मैंने। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एफ सी का डब्ल्यू वाला टाइप है और यहां पे एफ सी का वी वाला टाइप है, एक ही सेल है, एफ सी डब्ल्यू भी एफ सी वी भी है, तो ये क्या कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना। इसको हमने बोला हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, डोमिनेंट अलील किसको बोल रहे हैं, वो अलील विच कैन सप्रेस अदर अलील, जो दूसरे मेंबर को दबा दे वो डोमिनेंट, और जो दब जाए वो रिसेसिव। तो अब मान लेते हैं हमने ये भी देख लिया कि हेट्रोजाइगस मतलब और होमोजाइगस मतलब क्या है। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम है, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों अलील अलग अलग है। अब हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पता चलेंगे इसमें, ये देखते हैं। तो मेरे इसी सेल के अंदर मान लेते हैं, हमने कहा था ये क्रोमोसोम 1 या डीएनए की नंबर 1 है मेरी, सेम लोकस पर फ्लावर कलर की जीन है, एक में वॉयलेट टाइप, दूसरे में वाइट टाइप, तो अलील अलग अलग हैं, है तो एक ही सेल में। अब मान लेते हैं कि ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद आपके फ्लावर का कलर वॉयलेट है। अगर एफ सी वी और एफ सी डब्ल्यू एक साथ हैं और फिर भी फ्लावर का कलर वॉयलेट है, देयर इज नो वाइट कलर। इस कंडीशन में जब ये दोनों एक साथ हैं तो वॉयलेट कलर आ रहा है, वाइट नहीं आ रहा। तो अब तुम क्या बोलोगे, किसका एक्सप्रेशन दब गया, किसका एक्सप्रेशन दब गया है, एफ सी डब्ल्यू का। तो मैं बोलूंगा एफ सी डब्ल्यू क्या है मेरा, रिसेसिव अलील है। किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, किसने दबाया इसको, एफ सी वी ने दबाया, तो मैं बोलूंगा एफ सी वी मेरा डोमिनेंट अलील है। तो अब मैं ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूं, एफ सी वी के लिए डायरेक्टली कैपिटल वी लिख सकता हूं और एफ सी डब्ल्यू के लिए मैं स्मॉल वी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मेरी जो फ्लावर कलर की जीन थी, जिसे मैंने नाम दिया था एफ सी जीन, मैंने कहा था इसके दो अलील्स हैं, एफ सी वी एंड एफ सी डब्ल्यू। जब दोनों सेम टाइम पर सेल में हैं तो मैं देख रहा हूं कि मुझे सारे के सारे फूल सिर्फ वॉयलेट दिख रहे हैं, मुझे व्हाइट फूल दिख ही नहीं रहा। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा था, डोमिनेंट वो है
जो दूसरे अलील को सप्रेस कर दे, दबा दे, उसका एक्सप्रेशन ना आने दे। तो वॉयलेट ने वाइट का एक्सप्रेशन नहीं आने दिया, FCV ने FCW का एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, दैट FCV इज द डोमिनेंट अलील, और उसको कैपिटल लेटर से दिखा दिया। और FCW को मैं बोलूंगा रिसेसिव अलील। तो इसको मैंने V के ही स्मॉल लेटर से दिखाया है, सेम लेटर का कैपिटल स्मॉल करते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे डोमिनेंट अलील्स और रिसेसिव अलील का। ठीक है, फिर लास्ट एकदम चीज, आगे जाके हम एक टर्म देखेंगे जिसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप मतलब जीन को आप कैसे लिख रहे हो। जीनोटाइप मतलब द वे इन विच यू रिप्रेजेंट जीन और अलील। आप जीन या अलील को किस तरीके से लिखते हो उसे आप जीनोटाइप कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, उसी पी प्लांट के अंदर हमने बोला कि टॉल हाइट हो सकती है, तो टॉल हाइट या तो इस कंडीशन में आएगी या इस कंडीशन में आएगी। तो ये दोनों क्या है मेरे, जीनोटाइप हैं। कैपिटल टी आप लिखते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हो, तो इनको हम बोलते हैं जीनोटाइप्स। और फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप इज दी एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरैक्टिंग विद एनवायरमेंट। इंटरैक्टिंग विद एनवायरमेंट, ठीक है। फिनोटाइप क्या है हमारा, फिजिकल एक्सप्रेशन है जीन का जो एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है। एनवायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हम घड़ी पहनते हैं, अब जो लोग बहुत लंबे टाइम तक घड़ी पहनते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के ही पूरे जगह घूमते हैं, तो आप देखते हो कि जहां पे उन्होंने घड़ी बांधी होती है, जब घड़ी हटाते हैं तो वहां की स्किन थोड़ी हल्के रंग की होती है, स्लीव के नीचे की जो स्किन है वो हल्के रंग की होती है, बाकी डार्क हो जाती है। तो जहां ज्यादा सनलाइट गिरती है वहां ज्यादा पिगमेंट बनता है, जहां कम सनलाइट गिरती है वहां कम पिगमेंट बनता है। तो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है। तो जो फिनोटाइप्स है ना, बेसिकली वो आपके ट्रेट्स ही हैं। फिनोटाइप्स आर नथिंग बट योर ट्रेट्स, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि कैपिटल टी पे टॉल बन रहा है, तो टॉल मेरा ट्रेट है और टॉल ही मेरा फिनोटाइप भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप का और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट। जीनोटाइप किसको बोलेंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। एनवायरमेंट इंफ्लुएंस करेगा, डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो इंफ्लुएंस करेगा कि जीन कैसा एक्सप्रेशन देगा, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फिनोटाइप। उस फिजिकल ट्रेट को ही आप बोलते हो फिनोटाइप। तो ये है हमारी सारी की सारी टर्म्स जो आगे हर जगह काम आएंगी। सिंपल स्टडी को जेनेटिक्स बोला, इनहेरिटेंस मतलब वो जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं,
कैरेक्टर्स जब भी पास होंगे तो वो आइडेंटिकल नहीं होता है, हल्का सा वेरिएशन मिलता है, तो वेरिएशन इज योर डिफरेंसेस। कैरेक्टर क्या है? कोई भी फीचर कैरेक्टर हो सकता है। वेरिएशन से कैरेक्टर के टाइप्स बनते हैं, उनको ट्रेट बोलेंगे। फिर हमने कहा कि पापा से मम्मी से हमें डायरेक्टली वो कैरेक्टर नहीं मिलता, बट उस कैरेक्टर की जीन मिलती है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो डीएनए मिलता है जो वो कैरेक्टर हमारे अंदर बनवा सकता है लाइफ लॉन्ग। तो जीन क्या था? डीएनए का टुकड़ा जिससे वो कैरेक्टर बनेगा। अब जीन के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, तभी तो नए नए ट्रेट बनेंगे। तो जीन की वैरायटीज को ही अलील बोला। एक ही जीन की जो वैरायटीज हैं उनको आप अलील बोलते जा रहे थे। फ्लावर कलर कैरेक्टर है जिसके वॉयलेट और वाइट ट्रेट्स थे। एफसी जीन है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल लिया था मैंने कि एफसी में बोल रहा हूं जीन को। अब इसका एक टाइप है एफसीवी जो क्या करा रहा था? वॉयलेट कलर बना रहा था। इसका एक टाइप है एफसीडब्ल्यू जिससे वाइट बन सकता है। अब हमने क्या पढ़ा? मैंने ये बोला कि एफसीवी को मैंने देखा कि वो डोमिनेंट था, तो इसी के लिए मैं एक और चीज क्या यूज कर सकता हूं? कैपिटल वी। इसके लिए स्मॉल वी। तो वॉयलेट और वाइट मेरे फिनोटाइप या ट्रेट्स हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी मेरे जीनोटाइप्स हैं। ठीक है। फिर हमने कहा सेम स्पीशीज के मेंबर में जीन की लोकेशन फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। तो यहां हमने वर्ड लगा दिया लोकस, लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम, क्योंकि वही डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है और एक स्पीशीज में उसका एड्रेस फिक्स रहेगा। मेरे अंदर कोई जीन अगर क्रोमोसोम नंबर 20 के लॉन्ग आर्म पर मिल रही है कोई एक्स डिस्टेंस पर, तो तुम सब के अंदर भी क्रोमोसोम 20 के लॉन्ग आर्म के एक्स डिस्टेंस पर सेम जीन मिलेगी। फिर हमने कहा एक न्यूक्लियस के अंदर एक पूरे सेट को, एक कलेक्शन को जीनोम कहते हैं। अब अगर उस न्यूक्लियस के अंदर एक ही जीनोम है तो आप उसे हैप्लॉइड बोलोगे, अगर बाय डिफॉल्ट दो दो जीनोम है तो आप उसे डिप्लॉइड बोलोगे। तो एक कॉपी है 1 की, एक कॉपी है 2 की, तो इसे आप क्या बोल रहे हो? हैप्लॉइड कंडीशन। डबल डबल कॉपीज हैं, दो दो सेट हैं, तो डिप्लॉइड कंडीशन। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट अलील, हम यहां पे और क्या लिख सकते हैं? डोमिनेंट अलील किसको बोलेंगे? विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव अलील किसको बोलेंगे? जिसका एक्सप्रेशन छुप रहा था, सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है। फिर हमने देख लिया अगर लोकस पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम है, सेम डीएनए है, उस लोकस पे वही जीन है, फ्लावर कलर की ही जीन है, लेकिन दोनों अलग अलग अलील्स हैं, तो नॉन आइडेंटिकल एलील तो हेट्रोजाइगस, और अगर कैपिटल टी लिख दिया मैंने तो वो हो गया मेरा होमोजाइगस कंडीशन। फिर हमने देखा था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन से ये आपको पता चलता है जो दिख गया वो डोमिनेंट, जो छुप गया वो रिसेसिव। ठीक है। जीन को आप कैसे लिख के दिखाते हो वो जीनोटाइप, और वो क्या एक्सप्रेशन दिखाता है वो हमारा फिनोटाइप। एनसीईआरटी ने क्या बोला है हमें कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जेनेटिक्स। यहां पे हम किससे डील कर रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे ये पास होता है। इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है। कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी पे, प्रोजेनी मतलब बच्चे। तो यहां पे एक लाइन है बेसिस ऑफ हेरिडिटी, किसको बोला इन्होंने? इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट। फिर एनसीईआरटी की एक इंफॉर्मेशन है यहां पे कि ह्यूमंस को
बहुत सालों पहले से, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, जहां से हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो वहां से 1000 और 8000 पहले, मतलब अभी अगर 2022 चल रहा है तो 2022 से तुम 0 पे जाओ और 0 से और पीछे 8000, तो 10,000 साल से ह्यूमंस को पता है कि कुछ ना कुछ चीजें तो हैं जो वेरिएशन कराती हैं, और उनको यह भी पता था कि ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सारा का सारा वेरिएशन आएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत सारे सेलेक्टिव ब्रीडिंग और सिलेक्शंस कराते थे, आर्टिफिशियली चूज करते थे। उनको दिखता था यार ये वाला सांड बड़ा स्ट्रांग है, उनको दिखता था ये वाली गाय सबसे ज्यादा और अच्छा दूध देती है, दोनों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा दो। तो इस तरीके से बहुत टाइम से ऐसा होता आ रहा है। एक काऊ की ब्रीड है साहिवाल काऊ, तो ये साहिवाल काऊ ऐसे ही बनी है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, डोमेस्टिकेशन से। जो भी सुपीरियर वैरायटी होती थी उनको डोमेस्टिकेट, उनको अपने पास रखते थे, उनका अच्छा से लालन पालन भरण पोषण सब करते थे, और फिर उनमें से जो भी बेस्ट होते थे उनको सेलेक्ट करके सिर्फ उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते थे, और तब जाके ऐसे चीजें आई। तो एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं ये पता था कि कैसे चीजें इनहेरिट होंगी, कैसे वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस लेक्चर। खाली सारी की सारी हमने टर्म्स पढ़ी हैं। अगले लेक्चर से हम प्रॉपर पढ़ेंगे मेंडल कौन थे, मेंडल ने कब काम किया, किस पे काम किया, क्यों काम किया, क्या काम किया। ठीक है, टिल देन अपनी एनसीईआरटीज वापस से पढ़ना, सारे टर्म्स को एक बार फिर से देखना। थ्रू आउट द चैप्टर ये सारे टर्म्स अब फिर से आएंगे और हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, योर अग्रिम सर।